एक ऐसा शख्स जो दिखने में जितना परफेक्ट है असलियत में उतना ही रहस्यमयी। नाम है क्रिश्चियन ग्रे। करोड़ों की कंपनी का मालिक, जवान, कामयाब और दिलों को उलझा देने वाला एक राज। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लड़की से, एना स्टील। एना वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है जो वैंकूवर में अपने रूममेट कैट के साथ रहती है। कैट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए काम करती है और उसे एक बेहद खास आदमी का इंटरव्यू लेना है, वही क्रिश्चियन ग्रे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कैट की तबीयत खराब हो जाती है और इंटरव्यू के लिए भेज दी जाती है एना। ना कोई तजुर्बा ना तैयारी, पर सामने है वो शख्स जिसे मिलकर दुनिया बदल सकती है। एना जब पहली बार क्रिश्चियन के ऑफिस पहुंचती है तो घबराई हुई होती है। ये उसका पहला इंटरव्यू है और सामने बैठा है एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में जैसे हर जवाब छुपा हो। वो सवाल पूछती है पर सीधे पेपर से पढ़कर। क्रिश्चियन हर सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि कुछ बातें वो दुनिया से छुपाना चाहता है। जब एना माफी मांगती है तब वो सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम वो पूछो जो तुम सच में जानना चाहती हो। तभी एना एक दिल को छू लेने वाली बात कहती है, आपने कहा कुछ लोग आपको जानते हैं पर मुझे लगता है आपको कोई नहीं जानता। ये बात क्रिश्चियन के दिल को कहीं छू जाती है। मीटिंग का टाइम हो चुका है, सेक्रेटरी आ चुकी है, पर क्रिश्चियन की निगाहें सिर्फ एना पर हैं। वो पूछता है, तुम पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती हो? एना जवाब देती है, थिएटर शिफ्ट होकर काम करना चाहती हूँ। क्रिश्चियन मुस्कुराता है और कहता है, हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का ऑफर है। पर एना विनम्रता से मना कर देती है। जाते जाते क्रिश्चियन यह कहता है, शायद तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एना पलटकर जवाब देती है, नहीं, आपने तो कुछ सवालों के ही जवाब दिए हैं। क्रिश्चियन ने इंटरव्यू के बाद सवालों की वो लिस्ट अपने पास रख ली थी। उधर एना जब काम पर वापस आती है तो वो बताना चाहती है कि इंटरव्यू में सिर्फ कुछ ही सवालों के जवाब मिले। पर उसके रूममेट कैट खुशी से बताती है कि क्रिश्चियन ने अब ईमेल भेजकर सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस छोटे से इशारे ने एना के दिल में उसकी एक अलग ही छवि बना दी। अगले दिन एना अपने कॉलेज जॉब के लिए एक हार्डवेयर स्टोर में काम कर रही होती है। तभी वहां अचानक क्रिश्चियन ग्रे आ जाता है। हैरान कर देने वाली बात, वो रस्सी, टेप और कुछ अजीबोगरीब चीजें खरीदता है। एना हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन हमें आपकी एक क्लियर फोटो चाहिए थी। क्रिश्चियन बहुत ही ठंडे लेकिन शालीन अंदाज में जवाब देता है, मैं कल वहीं रहूंगा, फोटो ले लेना। इतना ही नहीं, वो एना को अपना नंबर भी देता है और कहता है, कल कॉल करना। अगले दिन एना, कैट और उसका दोस्त क्रिश्चियन की फोटो लेने पहुंचते हैं। फोटो शूट के बाद क्रिश्चियन एना को कॉफी पर ले जाता है। कॉफी की चुस्की के साथ एक और रिश्ता बनना शुरू होता है। क्रिश्चियन एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। एना बताती है कि उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। सौतेले पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ चौथी शादी में है और शायद थोड़ी ज्यादा ही रोमांटिक है। क्रिश्चियन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, और तुम? एना हंसते हुए जवाब देती है, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ, शायद मुझे भी रोमांटिक होना चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद जब एना पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्रिश्चियन का जवाब सीधा, सख्त और रहस्यमयी होता है, मैं ऐसी बातें नहीं करता, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। रात के कॉलेज में पार्टी होती है और एना अपने दोस्तों के साथ शामिल होती है। थोड़ी ज्यादा शराब पी जाती है उससे और जब नशा हावी होता है तभी क्रिश्चियन का कॉल आता है। वो उसकी हालत समझ जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। एना पता बताती है, वहीं उसका दोस्त जोश, जो अंदर से एना को पसंद करता है, नशे में उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे किस करना चाहता है लेकिन एना रोकती है और ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँचता है क्रिश्चियन ग्रे। गुस्से में वो जोश को धक्का देता है और कहता है उसने मना किया था। फिर वो एना को वहाँ से ले जाता है एक सुरक्षित जगह पर। अगली सुबह एना की आंखें खुलती हैं तो खुद को एक आलीशान होटल रूम में पाती है और वहाँ क्रिश्चियन भी होता है, लेकिन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा था। कभी कभी कुछ चीजें बिना कहे बहुत कुछ कह जाती हैं और क्रिश्चियन ग्रे ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने एना के घर पर कुछ खास किताबें भेजी थी, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स की दुर्लभ और कीमती कॉपियाँ। जब एना उसे पूछती है, तुमने किताबें क्यों भेजी, तो क्रिश्चियन का जवाब सीधा मगर गंभीर होता है, माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके इरादे आम नहीं हैं। वो साफ कहता है, मैं रोमांस नहीं करता और तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम इसके लिए तैयार ना हो। एना कुछ समझ नहीं पाती मगर दोनों की बातों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री पनपने लगती है और फिर लिफ्ट के अंदर होता है उनका पहला किस, धीमा, गहरा और सब कुछ बदल देने वाला। क्रिश्चियन एना को घर छोड़ता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे। अगली रात क्रिश्चियन हेलीकॉप्टर से एना को लेने आता है। नज़ारे भी हसीन हैं और साथ भी वो उसे अपने आलीशान पेंट हाउस में लेकर जाता है जहां सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक बात बहुत अलग है, क्रिश्चियन एना को एक गोपनीयता का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा है कि उनके बीच जो भी होगा वो किसी से शेयर नहीं किया जा सकता।
एना दस्तखत कर देती है। वो समझती है कि अब शायद एक प्यार भरा रिश्ता शुरू होने वाला है, लेकिन क्रिश्चियन का जवाब उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। मैं प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ फिजिकल होता हूँ। एना चौंक जाती है। वो पूछती है, और दूसरी बात? क्रिश्चियन उसे एक खास कमरा दिखाता है, एक BDSM रूम, जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। एना हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम गुस्से में हो? क्रिश्चियन जवाब देता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करने की कोशिश करो। वो समझाता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो इनाम मिलेगा, और नहीं किया तो सजा भी होगी। ये उसकी दुनिया है, कड़े नियम, सख्त शर्तें। क्रिश्चियन एक और कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें ढेर सारे रूल्स हैं और कहता है अगर तुम इन्हें मानती हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी उसे एक और सच्चाई का पता चलता है, एना अब तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई थी। ये जानकर क्रिश्चियन थोड़ी देर के लिए खुद भी बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि एना आम लड़की नहीं है, वो कुछ खास है। और फिर उनके बीच वो पहली बार नजदीकियां बढ़ती है। अगली सुबह दोनों फिर एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं और तभी वहां आती है क्रिश्चियन की माँ। उसे देखकर एना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन क्रिश्चियन की माँ बहुत खुश होती है। उसे हमेशा लगता था कि क्रिश्चियन होमोसेक्सुअल है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा किसी खास लड़की के साथ है। वो एना से मिलती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी करती है, लेकिन माँ के जाने के बाद कुछ बदल जाता है। एना अब खुद को उस अंधेरे कॉन्ट्रैक्ट, इन सख्त रूल्स में बांधना नहीं चाहती। वो क्रिश्चियन के सामने सरेंडर करने से मना कर देती है। अब सवाल ये है, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर क्रिश्चियन का अधूरा प्यार अधूरा ही रह जाएगा? पिछली रात जब क्रिश्चियन ने एना को अपनी दुनिया के रूल्स बताए थे, उस दुनिया का पहला दस्तावेज, वो कॉन्ट्रैक्ट अब एना के हाथ में है। रास्ते में जब क्रिश्चियन उसे घर छोड़ता है, वो हल्की फुल्की बातें करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन एना जान चुकी थी ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है। क्रिश्चियन उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है इसे ध्यान से पढ़ना। इसके बाद शुरू होता है एक अजीब सी खामोशी। क्रिश्चियन एना को ढेरों गिफ्ट्स भेजता है, कभी लैपटॉप, कभी गाड़ी, कभी किताबें, जैसे वो चीजों से उसका दिल जीतना चाहता हो। लेकिन एना अब समझ चुकी थी ये रिश्ता म्यूचुअल नहीं है, ये सिर्फ एक फिजिकल डील है जिसमें ना तो इमोशन है ना ही कोई अपनापन। और फिर वो लेती है एक कड़ा फैसला। वो क्रिश्चियन को एक सिंपल टेक्स्ट भेजती है, इट वॉज नाइस नोइंग यू। क्रिश्चियन को जैसे करंट लग जाता है। रात के अंधेरे में वो एना के घर आ धमकता है, चुपचाप मगर दिल में तूफान लिए। उनके बीच फिर से एक क्लोज मूवमेंट बनता है और एना कहती है आज रात यहीं रुक जाओ। लेकिन क्रिश्चियन फिर वही बात दोहराता है, मैंने पहले ही कहा था मैं किसी के साथ नहीं सोता। हालांकि इससे पहले वो एक बार एना के साथ ये कर चुका है, लेकिन अब वो रुक जाता है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं रह गया, कुछ और भी है। अगले दिन दोनों की चैट पर बात होती है और एना कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले एक ऑफिशियल मीटिंग चाहिए। और फिर होती है रिलेशनशिप की अब तक की सबसे अजीब मीटिंग। ना कोई मोमबत्ती, ना कोई फूल, बस एक टेबल, 2 कुर्सियां और दर्जनों शर्तें। एना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुकी है, उसमें कई रूल्स ऐसे हैं जो उसे असहज करते हैं, तकलीफ देह लगते हैं। वो हर एक पॉइंट पर क्रिश्चियन से सवाल करती है, ये क्यों जरूरी है, क्या ये प्यार है? क्रिश्चियन उसकी बातें मानता है, लेकिन एना अब भी साइन नहीं करती। मीटिंग के बाद दोनों बाहर जाते हैं। एना अपनी पुरानी गाड़ी को देखती है और मुस्कुराकर कहती है कि मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है ना। असल में वो सिर्फ ये जताना चाहती थी कि वो सिंपल चीजों में खुद रहती है, ना उसे लग्जरी चाहिए ना लिमिटलेस रूल्स। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद कई दिनों तक एना और क्रिश्चियन की कोई मुलाकात नहीं होती। फिर आता है एना का ग्रेजुएशन डे, जहाँ उसे मालूम चलता है कि क्रिश्चियन गेस्ट स्पीकर बनकर आ रहा है। वहाँ स्टेज पर एक बार फिर दोनों की नजरें टकराती हैं और एना का दिल फिर से धड़कने लगता है। इवेंट के बाद क्रिश्चियन उसे एक नई कार गिफ्ट करता है, लेकिन एना मना कर देती है। वो हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन ने उसकी पुरानी कार बेच दी है बिना पूछे। अब बात गाड़ी की नहीं रही, अब बात है आजादी की। क्रिश्चियन की हर चीज परफेक्ट तो है, मगर उस परफेक्शन में कभी कभी दम घुटता है। एना परेशान है, दिल उलझा है, जहन सवालों से भरा है। ये बात उसकी माँ को भी महसूस होती है, पर जिस सुकून की तलाश एना को थी वो जॉर्जिया के खुले आसमान में भी नहीं मिला, क्योंकि उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, क्रिश्चियन ग्रे। और तभी वो आ भी जाता है। हाँ, क्रिश्चियन जॉर्जिया आ गया है, सिर्फ एना से मिलने। इस बार दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, पर इस बार क्रिश्चियन थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो अपनी पसंद के मुताबिक सब करता है, लेकिन एना का दर्द नहीं बल्कि उसका कंफर्ट ज्यादा मायने रखता है। एना भी अब उसे समझने लगी है। अगले दिन क्रिश्चियन उसे अपने परिवार से मिलवाता है। डिनर के बाद जब दोनों अकेले होते हैं तो वो एना के कानों में धीरे से कहता है, यू आर माइन। पर अब एना सवाल पूछती है, हम एक ही बेड में क्यों नहीं सो सकते, तुम ऐसे क्यों हो? क्रिश्चियन जवाब देने से बचता है। वो एना के हाथ बांधता है पर खुद को छूने नहीं देता।
लेकिन एना अब सिर्फ पास नहीं आना चाहती, वो उसका दर्द को समझना चाहती है। वो क्रिश्चियन के शरीर पर जलने के पुराने निशान देखती है और तब खुलता है क्रिश्चियन ग्रे की जिंदगी का सबसे काला पन्ना। क्रिश्चियन ग्रे बताता है जिसने उसको जन्म दिया वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो 5 साल तक भूख और डर में रहा और फिर एक दिन वो चली गई। एना के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक इंसान की टूटी हुई रूह की दास्तां थी। अब कहानी पहुंचती है ग्रेजुएशन तक। एना की डिग्री पूरी हो चुकी है और वो सिएटल से जॉर्जिया के लिए रवाना होती है। दूरियां बढ़ती है पर दिल और भी करीब आने लगता है। इसी प्यार में क्रिश्चियन एना को सरप्राइज विजिट देने पहुंचता है। दोनों का वक्त जॉर्जिया में बहुत अच्छा बीतता है पर तभी क्रिश्चियन को ऑफिस से कॉल आता है और वो चुपचाप चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। जब दोनों वापस मिलते हैं तो फिर से सब कुछ वही होने लगता है, बिना टच के, बिना इजाजत के, बिना सवालों के। एना पूछती है मैं तुम्हें छू क्यों नहीं सकती। क्रिश्चियन कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और तभी एना का सब्र टूट जाता है। वो कहती है क्या मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। क्रिश्चियन चीखता है टू हेल विद कॉन्ट्रैक्ट। एना तब और पीछे नहीं हटती। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं। क्रिश्चियन कहता है फिर तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। और तब आता है वो मोड़ जिसका नाम है 50 शेड्स ऑफ मी। एना फुसफुसाकर कहती है ठीक है तो मुझे सजा दो। क्या क्रिश्चियन अब वही करेगा जो वो हमेशा करता आया है, या इस बार उसका प्यार उसके डार्कनेस से जीत जाएगा? क्या एना उसका अतीत बदल पाएगी? क्रिश्चियन कहता है मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा ताकि तुम जान सको कि मैं कैसा हूँ। और फिर वो उसे अपनी बैल से बहुत जोर से मारता है। एना की आंखों में आंसू हैं, उसका शरीर कांप रहा है लेकिन उसकी आत्मा चुपचाप टूट रही है। मारने के बाद क्रिश्चियन उसके पास आता है, उसे प्यार से छूना चाहता है पर एना पीछे हट जाती है। वो चीख कर कहती है क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे ऐसे दर्द में देखकर? क्रिश्चियन चुप रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि सच्चाई ये है उसे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों है। अब एना समझ चुकी है ये सिर्फ किसी BDSM रिलेशनशिप की बात नहीं है। क्रिश्चियन के गहरे मनोवैज्ञानिक घाव हैं, जिन्हें शायद सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समय और समझदारी ही भर सकती है। लेकिन एना थक चुकी है, वो अब और खुद को खोना नहीं चाहती। रात को क्रिश्चियन फिर आता है पर इस बार एना रोते हुए साफ कहती है मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम चाहते हो। मैं सिर्फ तुम्हारी किसी पसंद या आदत का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर खुद को खोकर नहीं। क्रिश्चियन अब टूट जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एना अपना सामान पैक करती है। वो क्रिश्चियन से कहती है मुझे मेरी पुरानी कार वापस चाहिए। क्रिश्चियन कहता है मैंने तो उसे बेच दिया। एना ठंडे लहजे में जवाब देती है तो फिर मुझे उसके पैसे चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी दी हुई गाड़ी नहीं चाहती। और इन शब्दों के साथ एना वहाँ से चली जाती है। कैमरा धीरे धीरे बंद होते दरवाजे पर जूम करता है और बैकग्राउंड में वही म्यूजिक बजता है जो पहली बार दोनों की मुलाकात में बजा था। दी एंड। पर आगे एना का जवाब क्या होगा ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट यानी 50 शेड्स डार्कर में। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर चेक करना।